नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। अगर आप एमए थर्ड सेमेस्टर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे पर्यटन जो प्रश्न पत्र है उससे जुड़े एक टॉपिक के बारे में। हम यहाँ पर कोणार्क के मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काम का है। साथ ही अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी जो स्थापत्य कला है, जो मंदिर निर्माण शैली है और पर्यटन से जुड़े प्रश्नों में कोणार्क का मंदिर अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। यह वीडियो मैं किस पुस्तक से जानकारी दे रहा हूँ, ये जानने के लिए आप एमए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में पर्यटन के और भी वीडियो देखकर आप पुस्तक के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको दूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर प्रश्न पत्र में कोणार्क के मंदिर से जुड़ा 2 नंबर से 5 नंबर में भी प्रश्न आता है तो आप उसे किस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पर्यटन से जुड़े किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं इतिहास में या फिर और भी अन्य विषय में, चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर कहीं भी आप ऐसे प्रश्न लिखते हैं, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी माफ़ कीजिएगा, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आप बताएं कि अगर आपको जाना है कोणार्क तो आप कैसे जाएंगे। फिर आपको उसकी इतिहास के बारे में बताना है कि वो उस राजा से संबंधित था, उस राजा से संबंधित था। फिर आपको उस मंदिर की विशेषता बताना है कि यह इस निर्माण शैली से बना है या नागर से बना है या द्रविड़ शैली से बना है। और फिर उसके बाद में आपको ये बताना है कि इस मंदिर में इन इन भगवान की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती है। और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि किस प्रकार की यहाँ पर निर्माण शैली है और इसका कितना महत्व है। तो इस तरह से पर्यटन से जुड़े प्रश्नों का आंसर लिखा जाता है। और अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो नॉर्मली आपको स्थान के बारे में बताना है और 1-2 लाइन में आपको विशेषता बतानी है और 1-2 लाइन में ही आपको प्रमुख देवी देवताओं के बारे में बताना है जिनकी वहाँ पर प्रतिमाएं हैं। तो वीडियो हो रहा है लंबा, बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं कोणार्क के मंदिरों के बारे में। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, जो कोणार्क है इसका अर्थ होता है कोण धन आर्क अर्थात सूर्य। इसका अर्थ क्या होता है? कोण धन आर्क यानी कि सूर्य, सूर्य का कोना। सूर्य का कोना कोणार्क का अर्थ होता है। यह विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 21 मील दूर उत्तर पूर्व में समुद्र तट पर स्थित है। यह इसकी भौगोलिक स्थिति हो चुकी है। यह मंदिर सूर्य के सप्ताश्व रथ के आकार में बनाया गया है और 7 जीवंत अश्व इसे खींच रहे हैं और रथ के दोनों ओर 12 विराट पहियों को भी बनाया गया है। अपनी विशालता, स्थापत्य और सुयोजन तथा शिल्प संयोजन की सुंदरता के कारण ही यह मंदिर अनुपम और विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैं अपना हाइलाइटर नहीं लाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को आपको बोलकर बताऊंगा। आपको उन्हें अच्छे से कोट कर लेना है। जैसे कि 7 रथ यहाँ पर है और जीवंत यानी कि बहुत ही जीवित नजर आने वाले घोड़े उन्हें खींच रहे हैं। इसमें पहिए लगे हैं और पहियों में जो 24 तीलियां हैं वो हम अशोक चक्र में देखते हैं, जो बताती है समय के बारे में, जो बताती है समय यानी कि जीवन निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह देव ने 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच में करवाया था। और जो नरसिंह देव ने जो कोढ़ से मुक्त होने पर इस मंदिर का निर्माण कराया था, कहते हैं कि उन्हें कोढ़ हो गया था और फिर वो ठीक हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य देव के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमने यहाँ पर भौगोलिक स्थिति देख ली, साथ ही हमने यहाँ पर ऐतिहासिक स्थिति को भी देख लिया है। अब हम इसकी विशेषता में आते हैं और समझते हैं कोणार्क मंदिर की शैली के बारे में। कोणार्क मंदिर रथ के 24 पहियों में से प्रत्येक एक पक्ष कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष तथा 7 अश्वों में से प्रत्येक अश्व सप्ताह के एक दिन का प्रतीक है। यानी कि 7 अश्व 7 दिनों का प्रतीक करते हैं और 24 पहिए प्रत्येक एक पहिया एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अतः
कोणार्क के ये पहिए समय के सूचक है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में किया गया है तथा इसका निर्माण प्रसिद्ध शिल्पाचार्य सदाशिव सामंतराय महापात्र की देखरेख में कराया गया था। अगर आप एमए जैसे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जितने भी ब्लैक पेन से मैंने लिखा हूँ उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। जो कोणार्क मंदिर है वो किस शैली का है, तो कलिंग शैली का है। किसने निर्माण करवाया, तो नरसिंह देव ने करवाया। और किसकी देखरेख में हुआ, यानी कि जो प्रमुख थे शिल्पाचार्य वो कौन थे, तो वे थे सामंत महापात्र, सदाशिव सामंतराय महापात्र थे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर प्रमुख शिल्प की बात करते हैं, जो प्रमुख कलाकृतियाँ हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख कलाकृतियाँ हैं वह है सूर्य भगवान की। हालांकि जो सूर्य इन्हीं के नाम पर यह मंदिर है, तो इनकी जो प्रतिमा है, इनकी मूर्ति है, वह सबसे प्रमुख है। यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि कोणार्क के इस मंदिर के गर्भगृह की विशाल सूर्य प्रतिमा का निर्माण स्वयं सदाशिव ने ही किया था। सदाशिव जो कि वास्तुकार थे इस मंदिर के, उन्होंने ही इस मंदिर को भी, इस प्रतिमा को ही बनाया था। यह सूर्य प्रतिमा अपने संपूर्ण लक्षणों के विकास की पराकाष्ठा प्रदर्शित करती है, जिसमें सप्ताश्व रथ, उष्णा, उषा प्रत्युषा, दंड, पिंगल, गंधर्व तथा अन्य आकृतियां भी यहाँ पर बनाई गई है। मुखाकृति एवं अलंकरण आकर्षण है, परंतु शरीर रचना में कठोरता दिखाई देती है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो भाषा है वो काफ़ी कठिन जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों भले ही आप वीडियो देखकर समझ लें, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको भाषा ऐसी ही प्रयोग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने उत्तर को ज़्यादा प्रमाणित बनाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आपकी भाषा भी आकर्षित होनी चाहिए, आपकी भाषा का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसीलिए आप कोणार्क के मंदिर के बहुत सारे वीडियो देखिए, एक दो वीडियो से देखकर समझिए कि कैसी वहाँ पर की जो कलाकृतियाँ हैं, मंदिरों के बारे में जानिए और इस तरह के आंसरों को समझिए, तो फिर आपको ये आंसर बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगा और आपको लिखने और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। इस प्रतिमा में सूर्य के मुख का मंद हास्य का भाव विशेष रूप से दर्शनीय है, यानी कि जो सदाशिव ने मूर्ति बनाई है उस मूर्ति में सूर्य भगवान हल्की सी मुस्कुराहट दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा देती है। दोस्तों समस्त अलंकार सूक्ष्मता के साथ उकेरे गए हैं। इस सूर्य मूर्ति के पूर्वी भारत की पाल शैली के ही समान मुख्य देवता के पीछे का भाग काट दिया गया है। इससे मूर्ति के चारों ओर के मूर्ति के चारों ओर से कोरकर बनाए जाने का भाव दिखाई देता है। फिर यहाँ पर की जो अन्य शैलियाँ हैं उनकी बात करते हैं। सूर्य के अतिरिक्त सूर्य के साथ अरुण, ज्योतिष की राशियां व नवग्रह की प्रतिमाओं के साथ साथ यहाँ पर युद्ध के दृश्य, राजाओं के दरबार के दृश्य, दैनिक जीवन से संबंधित मनुष्य के विविध कार्यकलापों व हाथी की आकृतियां विशेष रूप से सुंदर हैं। नृत्य गायन संबंधित मूर्तियां भी यहाँ पर बहुतायत में हैं। साथ ही राजा नरसिंह वर्मन से संबंधित दृश्य भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद में हम कोणार्क मंदिर की विशेषताओं पर आते हैं कि क्या विशेषता है कोणार्क मंदिर की, जिसके कारण आपको इसे जानना चाहिए। कोणार्क के निर्माता सूर्य के पूजक थे। सूर्य देवता को समर्पित यह अंतिम स्मारक है और निश्चित रूप से संपूर्ण संसार में सबसे कलात्मक भी। वैदिक पुराणों के अनुसार सूर्य देव पर आगे चलकर विष्णु ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इस दृष्टिकोण से कोणार्क का यह मंदिर भी दरअसल भगवान विष्णु का ही एक मंदिर है। दोस्तों आपको एक कोणार्क का मंदिर गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोहम्मद गजनबी ने जब आक्रमण किया था तो उसने उस मंदिर का विध्वंस कर दिया था। शिल्प शास्त्र के नियमों पर आधारित शिल्प शास्त्र का यह अद्भुत उदाहरण है, जो उड़ीसा के अन्य मंदिरों की ही भांति नागा शैली में किया गया है। यहाँ पर यह मंदिर आपको नागा शैली में देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर शीर्ष में मेरू बनाया गया है तथा मंदिर प्रमुख भागों में विभाजित है, जैसे देवल, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोप मंडप।
यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि उड़ीसा का मंदिर किस शैली में बनाया गया है। तो उड़ीसा का मंदिर नागा शैली में बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है। इन सभी का बाहरी दीवारों पर इनके नामों की ही सदृश्य मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती है। भगवान सूर्य के महल को पृथ्वी पर बनाने की कल्पना को कोणार्क के रूप में साकार कर दिया गया है। यानी कि जो कोणार्क है वह भगवान सूर्य का एक प्रकार से महल है धरती पर, अतः उसे अत्यधिक रूप से कलात्मक बनाने की चेष्टा की गई है। कोणार्क के नाट्य मंदिर की भित्तियों पर अप्सराओं और नायिकाओं को उत्कीर्ण किया गया है। भोग्य मंडप में मिथुन आकृतियों को उत्कीर्ण किया गया है। ये मिथुन आकृतियां यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में अवस्थित है उसी के प्रतीक स्वरूप यहाँ पर उन विषयों को उत्कीर्ण किया गया है। ईश्वर को समदृष्टि कहा जाता है, अर्थात उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। संसार की सत्ता के लिए ये मिथुन आकृतियां जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई से अवगत कराती है और इसलिए वे यहाँ पर उत्कीर्ण की गई है। कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को स्थानीय स्लेटी रंग के पत्थर से निर्मित किया गया है। समुद्री तट पर स्थित होने के कारण मंदिर को समुद्र के क्षार और आंधी तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी यह उन सुंदर कलात्मक शैलियों में से है जो हमें हमारे इतिहास के लिए गौरवान्वित महसूस कराती है। और यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आपको नागा शैली में जो प्रमुख मंदिर है उनका नेतृत्व करते हुए आपको नजर आएगा। तो दोस्तों ये था कोणार्क मंदिर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं भले ही आपको बेहतर नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने आपके लिए वो सारे फैक्ट ढूंढ कर लाने की कोशिश की जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप चाहें तो कोणार्क मंदिर के जो ब्लॉग होते हैं वीडियो, उनसे देखकर आप मंदिर को और बेहतर जान सकते हैं। साथ ही आप इस तरह की जो आंसर राइटिंग है करके अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके काम का होगा। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, व्यवहार कुशल बनना है तो महान और सफल लोगों के व्यवहार का अनुकरण करना सीखो। दुनिया से आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर बुरे आदमी में भी एक अच्छाई होती है। आप उसकी बुराई छोड़ दीजिए और आप उसकी अच्छाई सीखिए। जैसे रावण एक बुरा और एक घमंडी व्यक्ति था, लेकिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति था। आप उनके ज्ञान को अपने अंदर लाइए और अपने घमंड को रावण के घमंड की तरह छोड़ दीजिए। इसी तरह बहुत से लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो महान हो चाहे वो नॉर्मल हो, उनके अंदर एक अच्छाई होगी और एक बुराई होगी। आपको अच्छाई अपनानी है तो आप बेहतर बनेंगे, आप बुराई अपनाएंगे तो आप बुरे बनेंगे। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।